दोस्तों, कैसे एक अच्छी कहानी लिखें। दोस्तों, राइटर किसे बनना पसंद नहीं है, लेकिन राइटर बनने के लिए कुछ टिप्स वगैरह है। कैसे एक अच्छी कहानी लिखें, ऐसे में कैसे एक अच्छी कहानी लिखें। सभी इंसान अच्छे कहानीकार होते हैं, और अगर नहीं भी होते हैं तो बन भी सकते हैं। लेकिन बात जब एक अच्छी कहानी लिखने की होती है, तब फिर चाहे आप कितने भी अच्छी कल्पना क्यों ना कर ले, और आपके पास में हजारों अच्छी आइडिया भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि आप एकदम कंफ्यूज हो जाए। आपको कुछ एकदम ओरिजिनल बनाना है, ना कि किसी की नकल करना है। एक अच्छी कहानी लिखने के लिए आपको प्रेरणा की भी तलाश करनी होगी, और अपना कंटेंट तैयार करना होगा, और फिर अपने द्वारा किए हुए काम को तब तक रिवाइज करते रहना होगा जब तक कि आपकी क्षमता के हिसाब से बेस्ट कहानी ना लिख डालें। अगर आप एक अच्छी कहानी लिखना चाहते हैं तो बस इन आसान टिप्स को फॉलो करें। दोस्तों, इन आसान टिप्स को फॉलो करने के लिए अद्भुत फैक्ट्स ऐसे 4 विधि आज लेके आया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं विस्तार में। दोस्तों, विस्तार से जानने से पहले अद्भुत फैक्ट में आपका स्वागत है। नंबर 1, प्रेरणा पाना। दुनिया की तरफ और अपनी आसपास के माहौल पर ध्यान दें। अगर आप एक अच्छी छोटी शॉर्ट या फिर एक बड़ी कहानी लिखने में कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आपको हमेशा अपनी आंखें और कानों को खुला रखना होगा, और दुनिया की बातों को सुने, और इसे आपको प्रेरित करने दें। कुछ ही वक्त के बाद आप खुद ही एक अच्छी कहानी लिखने के लिए एक अच्छे टॉपिक को पालेंगे, क्योंकि आपकी ये कहानी बाहर निकलकर काफ़ी सारे लोगों के बीच पहुंचने वाली है। इसलिए अपनी कहानी को सिर्फ अपने खुद के विचारों बस पर आधारित मत होने देना। इसके लिए आपको दूसरे लोगों से भी उनके आसपास के माहौले के बारे में मौजूद विचारों के बारे में पूछना चाहिए। आप कभी भी अपनी कहानी में बहुत ज़्यादा वक्त मेहनत ना करें या बहुत सारी डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। यहाँ पर कुछ जानकारियाँ इकट्ठे करने के तरीके दिए हुए हैं, जो सीधे आपको एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी पाने में मदद कर सकते हैं। एक बुक पढ़ें। हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक बुक पढ़ें। अनुभव से ही मदद मिलती है दोस्तों। पढ़ना दिमाग के लिए अच्छा होता है। ये आपको इसके बारे में जानकारी देगा कि आखिर एक पब्लिश हुई बुक कैसी नज़र आती है। बेशक आपको न जाने कितनी सारी बुक्स तो मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ तक हो सके अपनी लोकल लाइब्रेरी जाकर तलाशने की कोशिश करें, और वहाँ से ही एक ऐसी बुक तलाश करें जो आपकी रुचि के हिसाब से एकदम फिट बैठता हो। हर एक बुक और इंसान अलग होते हैं। हो सकता है कि एक बुक से आपकी अच्छी सेंटेंस और शॉर्ट शुरुआत करने के लायक वाक्य प्रेरणा मिले। आप जिसी तरह को टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वही मिल जाए। अपनी वोकेबुलरी को पढ़ने के लिए दोस्तों अपनी शब्दावली को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की बुक्स को पढ़ने की पुष्टि कर ले। अगली बात जो आप जानते हैं वो ये है कि आपके पास एक कहानी का आधार होगा। कुछ रोचक किरदार की खासियत पर ध्यान दें। हो सकता है आपने कभी भी आपके पड़ोसी या उसके पौधे के साथ में बात करते हुए नहीं सुना हो, या फिर उसे या फिर उसे उसी या फिर उसे उसकी बिल्ली को हर सुबह वॉक पर ले जाते हुए देखा हो। ये फिर से अपने आसपास के लोगों को ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। क्या
कि आपकी सिस्टर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट टाइप है। हो सकता है आपका अगला इंटेलिजेंट किरदार उसी की पर्सनैलिटी पर आधारित हो। इसी तरह के लोगों की ज़िंदगी के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करें और देखें कि अगर कोई कहानी बन पाए। अपने आसपास के मोहल्ले पर ध्यान दें। एक वॉक पर चले जाए या फिर किसी पार्क में बैठकर वहाँ पर नज़र बनाकर कुछ वक्त बिताए और देखें अगर आपको कुछ मिल जाए। हो सकता है कि आपको किसी गटर के ठीक सामने गुलाब से सजा हुआ एक बुके नज़र आ जाए या फिर एक पार्क के बीच एकदम एकदम नए स्नीकर्स दिख जाए। खूबसूरत हो वहाँ पर कैसे पहुँचे। अब अपनी खुली आंखों से अपनी देखना शुरू कर दे। लोग जब बात करें तब उन्हें सुने। बस आते जाते सुना हुआ एक दिलचस्प वाक्य भी आपको एक पूरी कहानी लिखने को प्रेरित कर सकता है। हो सकता है कि आप किसी को एक ऐसा कहते हुए सुने, कोई मुझे नहीं समझता है, या मेरा डॉग मेरे घर में आने वाले सभी लोगों को बहुत परेशान करता है। क्या एक कहानी लिखने के लिए काफ़ी है? बेशक होता है। ऐसा होता तो क्या होता। नंबर 2, ऐसा होता तो क्या होता। सिनेरियो के ऊपर विचार करें। यह भी एक कहानी लिखना शुरू करने की एक बहुत अच्छी शुरुआत है। जब आप दुनिया की ओर ध्यान देते हैं तब आपको न सिर्फ दुनिया की वास्तविकता अकेले पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि आपको दुनिया में मौजूद कुछ संभावनाओं की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जब आप आपके द्वारा सुनी हुई किसी कहानी का तरफ या आपके द्वारा दिखी हुई किसी तस्वीर को और ध्यान देते हैं, तब खुद से पूछे, लेकिन अगर इसकी जगह पर वो हुआ होता तो कैसा होता, या अगर हो जाता तो वो क्या करता। इसी तरह की लाइंस के ऊपर विचार करने से आप अपने दिमाग में चल रही उस उलझनों को सुलझाने की तरफ बढ़ जाएंगे जो आपको काफ़ी वक्त से परेशान कर रहा है। आप जब कहानी लिखना शुरू करते हैं तब ज़रूरी नहीं कि आपको आपकी कहानी का अंत मालूम होना चाहिए। असल में कहानी लिखना शुरू करते वक्त कहानी के बारे में सब कुछ नहीं मालूम होता है। आपको और भी क्रिएटिव संभावनाएं खोजने में मदद कर सकता है, और तो और ये आपकी कहानी को और भी मजबूत कर देगा। हाँ दोस्तों, ये जो ऐसा होता है तो क्या होता सिनेरियो है, ये कुछ प्रैक्टिकल असलियत से जुड़ा भी हो सकता है, या फिर ये एकदम कुछ अजीब से भी हो सकता है। आप चाहे तो खुद से पूछ सकते हो कि कैसा हो अगर मेरा डॉग मुझसे बात करने लग जाए, या कैसा हो अगर मेरा डॉग हमेशा की तरह नाराज़ होने वाला मेरी पड़ोसी किसी दिन उसका किडनैप अपहरण कर ले। नंबर 3, अपने अनुभव का इस्तेमाल करें। हालांकि शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, लघु कथा लिखने अक्सर फिक्शन राइटिंग की कैटेगरी में आती है, लेकिन ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरी अक्सर ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा हुआ करती है। अगर आप भी आपके साथ में या आपकी किसी जान पहचान वाले के साथ असल में घटी हुई किसी घटना के बारे में लिख रहे हैं तो इसे एक नॉन फिक्शन राइटिंग माना जाएगा। लेकिन आपके द्वारा असल में अनुभव की हुई किसी घटना से प्रेरणा लेना और फिर उन्हें एक अलग ही नए फिक्शन लेवल पर लेकर जाना शॉर्ट स्टोरी लिखने का एक अच्छा प्लान हो सकता है। खास करके उस वक्त में दोस्तों, खास करके उस वक्त ये सच में एक अच्छा प्लान बन सकता है जब आपके पास में असल में कुछ लिखने का लायक ही ना हो। बहुत से लोग आपसे कहेंगे
आपको सिर्फ वही लिखना चाहिए जिसके बारे में आपको मालूम हो। एक ख्याल के हिसाब से भी माना जाता है कि अगर आपने आपका बचपन पंजाब के खेत खलिहानों में रहकर बिताया है, या फिर आपने आपकी ज़िंदगी के 10 वर्ष कोंकण की हरियाली में पेंटिंग करने की कोशिश करते हुए बिताए हैं, तो ऐसे में आपका किसी अनजानी जगह पर किसी के जीवन के बिताने की अनुभव के बारे में लिखने के बजाय आपके अपने इन्हीं अनुभव के बारे में लिखना चाहिए। कुछ लेखक ऐसा कहेंगे कि आपको उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए लेकिन पूरी तरह से नहीं। इसका मतलब आपको पहले आपके किसी जाने माने क्षेत्र से शुरुआत करना चाहिए और फिर किसी ऐसी चीज़ के बारे में तलाशना शुरू करें जिसके बारे में हमेशा आपके मन में कोई उत्सुकता हो, या जिसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ मालूम ना हो। अगर आप असल में घटित हुई घटनाओं के बारे में लिखने को लेकर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, तो फिर आपके पास उसमें क्रिएटिव शामिल करने के लिए लायक जगह ही नहीं रह जाएगी। उदाहरण के लिए, हो सकता है आपका कोई एक ऐसा बचपन का फ्रेंड हो जो आपको बताए बिना कहीं दूर चला गया हो, या फिर शायद आप अपने बचपन में हमेशा से ही रोलर कोस्टर को देखकर अचंभित हुआ करते थे और जानना चाहते थे कि आखिर ये सब होता कैसे है। इस दुनिया पर गौर करें और फिर उसे कुछ बना ले। नंबर 4, आपके द्वारा सुनी हुई किसी कहानी पर गौर करें। हमेशा आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेकर्स के द्वारा आपको सुनाई हुई कहानियों पर गौर जरूर करें। इनसे आपको एक अच्छा फिक्शन मिल सकता है। अगर आपकी माँ या दादी या नानी माँ हमेशा आपको उनके बचपन की कहानियाँ सुनाया करते हैं, तो उन्हें लिखना शुरू कर दें। फिर ऐसा सोचकर देखें कि किसी एक अलग ही वक्त और अलग जगह पर अपने बचपन बिताने में कैसा लगेगा, और सारी संभावनाओं को लिखना शुरू कर दें। अगर आपको उस वक्त के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं मालूम हो, तब भी सिर्फ इतनी सी वजह से अपने कदमों को पीछे ना हटा लें। आप चाहे तो हमेशा उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। जब आपका कोई फ्रेंड आपसे ऐसा कहता है, तुम मानोगे नहीं लास्ट वीक मेरे साथ क्या हुआ, उस पर ध्यान दें। यहीं पर आपको आपकी शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत मिल सकती है। एक कहानी किसी भी अनचाही जगह से भी आ सकती है। हो सकता है कि एक रेडियो डीजे बस कुछ ही लाइंस में आपकी बचपन की यादों को ताज़ा कर रहा हो, और आप खुद को उसी की कही हुई बात सुनकर उसी की लाइफ की कल्पना करते हुए पाते हो। और एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर आपकी पहचान एक ऐसे लेखक की तरह बन गई है जो हमेशा लोगों के द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ की चोरी करता है और उनसे ही फिक्शन तैयारी कर लेता है, तो फिर लोग आपके सामने अपनी बातें शेयर करने में कतराने लग जाएंगे। नंबर 5, किसी एक सेटिंग से प्रेरणा पाए। एक कहानी किसी एक मजबूत जगह से आ सकती है। इसी स्टेज से आपको मालूम होगा कि आप कौन सी कहानी लिखने वाले हो सकता है कि एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में एक साई-फाई वैज्ञानिक साहित्य कहानी तैयारी हो जाए, या फिर किसी पुरानी चौपड़ी से एक हॉरर स्टोरी बना ले। आपको एक लुभावने बीच से आया आपके द्वारा एंजॉय फिर भी किसी वैक्शन से प्रेरणा पाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी इसी की जगह पर किसी आम सी चीज़ें से प्रेरणा पाए। सोच कर देखिए दोस्तों कि जब आप बच्चे थे, तब हर साल गर्मी की छुट्टी में
अपनी दादी या नानी माँ के आम के बगीचे में बिताने में कैसा लगता था। याद करें स्कूल टाइम में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर बात करना कितना मज़ेदार हुआ करता था। किसी एक जगहों के बारे में लिखना, किसी एक जगहों के बारे में लिखना, किसी एक जगहों के बारे में लिखना आपको एक मज़ेदार किरदार बनाने की दिशा में लेकर जाने के लिए मदद कर सकता है। नंबर 6, लिखन अभ्यास राइटिंग एक्सरसाइज का विस्तार करें। लिखने अभ्यास का काफ़ी सारे लेखकों को उनके क्रिएटिविटी और डेवलप करने में, अनचाही जगहों से प्रेरणा पाने में और उन्हें उस वक्त भी लिखने के लिए फोर्स करने में मदद प्रदान की हो जब उनके पास में लिखने लायक कोई आइडिया भी नहीं था। आप चाहें तो अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए रोज़ाना बस 10 से 15 मिनट वार्म अप राइटिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, या फिर अपने एक्सरसाइज के आधार पर एक घंटा तक भी लिख सकते हो। फिर भले ही आपको उस वक्त ऐसा करने की प्रेरणा भी नज़र नहीं आ रहा हो, या पर आपके लिए शुरुआत करने के हिसाब से कुछ अच्छे राइटिंग एक्सरसाइज दी गई हो। इसी तरह की ओपनिंग सेंटेंस से कहानी लिखना शुरू करें। मैंने आज से पहले किसी को भी नहीं बताया है। अगर आपकी कहानी फर्स्ट पर्सन से नहीं बनाई जा रही है तो इसे इसी तरह से शुरू कर सकते हैं। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर आंसुओं की धार सी लग गई है। क्या किसी ने उसे धोखा दिया है? या किसी जगह पर लगी हुई एक खाली हान की तस्वीर पर ध्यान दे। फिर उसे किसी ऐसे इंसान के नज़रिए से डिस्क्राइब करे जिसने अभी एक मर्डर किया है। अब फिर से किसी को एक ऐसी लड़की के नज़रिए से ऐसा करे जिसने अभी अभी अपनी माँ को खो दिया है। देखें किसी तरह का अलग अलग लोगों के विचार के द्वारा दुनिया को देखने का नज़रिया बदल रहा है। अब खुद को ही एक उसी किरदार की जगह पर रख कर देखें। बस देखोगे कि कुछ ही 10-15 मिनट्स के लिए लिखें। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जो भी लिखा है उसे एक बार फिर से देखें। अपनी ज़िंदगी में किसी एक इंसान को चुन ले जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब उसी इंसान के नज़रिए से एक कहानी लिखना शुरू करें। जितना हो सके उसे पढ़ने वालों के मन में उसके लिए सहानुभूति बनाने की कोशिश करें। दोस्तों याद रखें कि आपकी कहानी है, किसी किरदार को आपको सरप्राइज आश्चर्य में डालने दे। एक ऐसे किरदार के बारे में लिखें जिसे आप अच्छी तरह उसे जानते हैं और फिर इस इंसान को कुछ ऐसा करने दे जिसके करने के बारे में आपको बिल्कुल भी संभावना ना हो। देखें यह आपको कहाँ तक लेकर जाता है। आपकी कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। बस ऐसे 2 किरदार रखें जो एकदम अलग ही बस कर रहे हैं, जैसे कि कौन कचरे को बाहर रखने वाला है या कौन मूवी के लिए पे करने वाला है। इस बात को स्पष्ट करने दें कि ये जो बहस हो रहा है वो बस असल में किसी एक बड़ी और ज़्यादा सीरियस चीज़ के बारे में है, जैसे कि कौन रिश्ते को पहले ख़त्म करने वाला है या कौन बहुत ज़्यादा दे रहा है लेकिन इसके बदले में उसे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जहाँ तक हो सके डायलॉग के ही सारा काम करने दे, हालांकि उसे बोरिंग भी मत बनाए। बॉडी लैंग्वेज, ऐसे करीब 500 शब्द लिखे जो एक दूसरे के सामने बैठे हुए 2 किरदार के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। बिना डायलॉग यूज किए आपके राइट्स
आपको खुद ही देखने दें कि ये दोनों किरदार आखिर एक दूसरे के बारे में फील करते हैं। नंबर 7, दूसरी शॉर्ट स्टोरीज पढ़ें। अगर आप शॉर्ट स्टोरीज में महारत हासिल करना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। आपको क्लासिक्स और कंटेम्प्रेरी मास्टर्स दोनों को ही पढ़ना चाहिए और दूसरों के द्वारा लिखी हुई कहानियों को अपनी खुद की शॉर्ट स्टोरी में लिखने के लिए प्रेरित करने के लिए यूज करना चाहिए। यहाँ पर कुछ शॉर्ट्स कंटेम्प्रेरी और क्लासिक स्टोरीज दी हुई है जो आपको आपकी खुद की शॉर्ट स्टोरीज लिखने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसमें से है कुछ रोकिया सखावत हुस्ने की, सुल्तान ड्रीम, द क्लेफ्ट, एन एस्ट्रोलॉजर डे, लोटेरी, प्रेमचंद की लोटेरी, आर के नारायण की एस्ट्रोलॉजिक डे, मुरनाल पांडे की गर्ल्स, झुम्पा लाहौरी की इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव, रस्किन बॉन्ड की एक टाइगर ऑफ इन द हाउस, राशि थरर की द पॉलिटिकल मर्डर, नयनतारा सहगल की रिच लाइक अस, अनीता नायर की द लेडीज कॉप, अरुंधति राय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, झुम्पा लहरी की एक टेम्पररी मैटर, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मंजू कपूर की डिफिकल्ट डॉटर्स, मीनाक्षी रेड्डी माधवन की यू आर हियर। दोस्तों, अब बात करते हैं विधि नंबर 2, अपनी कहानी लिखने की कला को सुधारने। नंबर 2 में आता है राइटिंग क्लासेस ले। इसमें से है 1 में राइटिंग क्लासेस ले। राइटिंग क्लासेस अच्छे बुक्स और स्टोरीज लिखने की कला को सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है। किसी एक ऐसी क्लास की तलाश करें जो जनरल आपकी रुचि के क्षेत्र में कहानी लिखने पर फोकस करती है। कहानी लिखने के कई प्रकार होते हैं जिनमें बच्चों की बुक से लेकर मैगजीन या आर्टिकल लिखने तक शामिल होता है। नंबर 2, लोगों को, जानवर को या चीज़ों को या लैंडस्केप या ज़मीन आदि का डिस्कवर करने की प्रैक्टिस करें या डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करें। साथ ही इमोशंस और फीलिंग्स और रिएक्शंस को लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक अच्छा राइटर इन सारी ही चीज़ों को सबसे ज़्यादा क्रिएटिव अंदाज में डिस्क्राइब करना जानता हो। अपने आसपास मौजूद चीज़ों को डिस्क्राइब करने की प्रैक्टिस करें। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास में पर्पल पर्दे हो। आपके पर्दे कैसे नज़र आते हैं? वो आपको किसकी याद दिलाते हैं? वो आपके रूम में कहाँ पर लगे हुए हैं? हालांकि आपको बहुत ज़्यादा भी स्पष्ट नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पष्ट करने की वजह से आपकी कहानी धीमी पड़ जाएगी। बस आपको अपनी रीडर के मन में एक वास्तविक तस्वीर बनाने की कोशिश करना है। नंबर 3, किसी कहानी को आकर्षक अंदाज में लिखने के तरीके ऊपर ध्यान दें। किसी को भी एक बोरिंग या जो जिज्ञासा ही ना जगा सके ऐसी कहानी पढ़ने में कोई मज़ा नहीं आएगा। कुछ यूनिक वर्ड्स यूज करें, अपने डिक्शनरी में झांकें और ऐसे शब्द को पाएं जो आपकी नज़रों को खींचती हो। मज़ेदार बनाएं और आपके रीडर्स को मन में आपके काम को और भी पढ़ने की जगाएं। यहाँ पर आपको लक्ष्य से अपने रीडर्स की नज़रों को खींचना है और उन्हें ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। नंबर 4, ग्रामेटिकल करेक्ट रहे। पुष्टि करें कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं आपके रीडर्स उसे समझ पा रहे हैं। लाइक दिस जैसा कुछ लिखना हो आपके रीडर्स को कंफ्यूज कर सकता है। और जब आप एक पूरी किताब लिखना चाह रहे हो
तो आपको कुछ ऐसा ही पुरानी लिखने में होने वाली गलतियाँ के अवॉइड करने के लिए भी और एडवांस वर्ड्स यूज करना होगा। हालांकि अगर आपको किरदार लाइक दिस इस तरह से बात करता है तो फिर इसे पूरी बुक में कोटेशन मार्क के अंदर ही रखें और अपने किरदार की असली बोली और मन की आवाज़ तरफ पूरी सच्चाई दिखाए। नंबर 5, अपने दिल से लिखें। अगर लिखना ही है, आपका जुनून है, तो अपने इस जुनून को एक ऐसे सच्ची कहानीकार की तरह शेयर करें जो पूरी तरह से कहानी में डूब गया हो। आपको जो भी कुछ पसंद है और आप जिस कहानी की तलाश में हो, उसे सही समझते हो, उससे ही लिखें। अपने दिल से लिखना सीखें। निर्माणकारी आलोचनाओं को सुने और समझें कि अब आपको आपकी राइटिंग सीक्वेल्स में सुधार करने की ज़रूरत हो। इसके साथ ये भी जानना सीखें कि कब ये सिर्फ जेलसी हो। प्रैक्टिस के जरिए आप इसे करना सीख जाएंगे। विधि नंबर 3, अपनी कहानी तैयार करना है। उनमें नंबर 1 पर है अपनी नज़रिए को डेवलप करें। ज़्यादातर कहानियाँ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन के नज़रिए से लिखी जाती है। अगर आप सिर्फ अभी शुरू कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिर्फ अपने एक नज़रिए पर ही टिका रहना है। यहाँ पर 3 तरह के नज़रिया और उन्हें यूज करने का तरीका दिया हुआ है। फर्स्ट पर्सन की एक ऐसे किरदार के नज़रिए से व्यक्त किया जाता है जो खुद को जिक्र करने के लिए मैं का यूज़ करता है। मैंने इससे पहले कभी किसी को इसके बारे में नहीं बताया है। फर्स्ट पर्सन राइटिंग का एक एग्जाम्पल है। अगर आप किसी एक किरदार के विचारों और नज़रिया पर ही सारा ध्यान लगाना चाहते हैं तो आपके लिए फर्स्ट पर्सन यूज़ करना सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर उसे किरदार की नज़रिए से बहुत सीमित होगा तो ये आपके लिए भी बहुत सीमित हो सकता है। अगर अभी शुरुआत कर रहे हो तो आपके लिए अभी फर्स्ट पर्सन का नज़रिया बहुत आसान हो सकता है। बात करते हैं थर्ड पर्सन की। उस वक्त यूज होता है थर्ड पर्सन उस वक्त यूज होता है जब आप वो लिखकर बाहरी नज़रिए से किसी एक किरदार के बारे में लिखते हैं। जैसे कि कहना कि वो थक गया है, थर्ड पर्सन में लिखा गया तो किरदार के विचारों में एकदम करीब पहुंच जाएगा या फिर किरदार से एकदम दूरी बना रख कर जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन सीधी तौर पर रीडर को तुम या आप कहकर संबोधित करता है। जिसे कि आप ऑफिस तो जा रहे हो, ये रीडर को थामे रखने की अच्छा टेक्निक होता है, लेकिन ये कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी यूज हो सकता है। नंबर 2, अपना प्लॉट कथा वस्तु डेवलप करें। हर एक शॉर्ट स्टोरी में एक ऐसा प्लॉट जरूर रखना चाहिए जो रीडर को थामे रख सके और उन्हें आगे क्या होगा कि साथ बांधे रखेगा। इसका मतलब यह नहीं कि आपकी कहानी में एक हाई स्पीड कैसी या फिर मर्डर शामिल होना चाहिए। आपकी रीडर सिर्फ 2 लोगों के बीच काफ़ी पर होने वाली बातों में भी और आगे क्या होने वाला है जानने का इच्छुक हो सकता है। हालांकि हर एक शॉर्ट स्टोरी अलग अलग होती है। यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी के कुछ बेसिक एलिमेंट्स दिए हुए भी। राइजिंग एक्शन या एक्सपोजिशन, यह आमतौर पर शॉर्ट स्टोरी की शुरुआत में आता है जब रीडर के मुख्य किरदार, सेटिंग और केंद्रीय संघर्ष से अवगत किया गया जाता है।
हालांकि कुछ कहानियां एक्शन के ठीक बीच में ही शुरू हुआ करता है और रीडर्स के मन में असल में पहले ही हुआ था जानने के लिए जिज्ञासा जगाता है। संघर्ष कहानी के असली बीज। हर कहानी के अंदर कोई ना कोई गवाह होनी चाहिए, नहीं तो रीडर इसे पढ़ ही नहीं पाएगा। फिर चाहे आपकी कहानी की भाषा कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, हर एक कहानी में एक संघर्ष या फिर तनाव के पल की जरूरत होती है। ये दो पुरुषों के किसी एक की महिलाओं को पाने की लड़ाई करने या किसी लड़के मन में अपने फ्रेंड के द्वारा या अपने फ्रेंड के द्वारा उसी पार्टी पर बुलाए जाने या ना बुलाए जाने की कसम कस के जितना मन में अपने फ्रेंड के द्वारा उसी पार्टी पर बुलाए जाने या ना बुलाए जाने की कसम कस के जितना ड्रामेटिक भी हो सकता है, संघर्ष किसी प्रकार का है या कोई मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है तो वो ये रीडर्स के मन में आगे क्या होने वाला है कि जिज्ञासा, ये मायने रखता है। नियति द फीलिंग ऑफ एक्शन। कहानी का समाधान संघर्ष के समानता होने उसकी पर चर्चा होने के बाद कहानी को अब ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर कहानियों की इतनी अच्छी खुशनुमा एडिंग नहीं हुआ करती है। ज़्यादातर कहानियाँ ऐसे किसी शब्द या इमेज पर ख़त्म हो जाती है जो रीडर्स को सोचते हुए छोड़ देती है। अगर आपकी कहानी आखिर में अच्छी तरह से समाप्त हो जाती है तो अपनी रहस्य और आकर्षण को कुछ हद तक कम क्या कर लेते हैं। नंबर 3, अपने किरदार को तैयार करें। आपकी कहानी में ऐसे कुछ किरदार होने चाहिए जो कि आपके रीडर्स को जिनके बारे में परवाह हो, और यहाँ तक कि वो जिसके लिए ही कहानी का पढ़ना चाहे, फिर भले वो किरदार को एक अच्छे इंसान या अच्छे स्वभाव वाला ना भी हो या क्यों ना हो, आप आपके किरदार को कोई अलग तरीके से खास बना सकते हो और ये सारी तरीके मान्य भी होते हैं। यहाँ पर आपके रीडर्स को एक आपके किरदार के बारे में एक अच्छी समझ देने के कुछ ही तरीके दिए हुए हैं। वो क्या कहते हैं उसको डिस्क्राइब करें। डायलॉग के कुछ परफेक्ट लाइंस किसी भी किरदार की असली मकसद को पहचान करा सकती है, खासकर अगर वो डायलॉग उसकी सोच से मेल ना खा रहा हो, तब भी ये डायलॉग करे। वो क्या करता हो उसको भी डिस्क्राइब करे। क्या वो शख्स अलार्म के बिना भी रोज़ सुबह 6 बजे उठ जाता है, या फिर वो रोज़ सुबह उठने से पहले ही कई बार न्यूज़ बटन दबाकर घंटों तक भी बिता देता है। हर एक छोटा सा काम भी उसी किरदार को बनाने में मदद कर सकता है। हालांकि आपको शुरुआत में ज़रूर बेकाम का नज़र आ सकता है। वो कैसे नज़र आते हैं उसको भी डिस्क्राइब करें। क्या वो इंसान मार्केट जाते वक्त बहुत अजीब ढंग से तैयार हुआ करता है, या फिर किसी बहुत दर्द भर लम्हे में भी अजीब ढंग से मुस्कुराता है। किसी भी किरदार का फिजिकल अपीयर्स उसी की मानसिक स्थिति को भी गवाही दे सकता है। वो दूसरों को साथ में किसी तरह से बातचीत करते हैं के बारे में ऐसे बताएं कि आपको किरदार बहुत ही ज़्यादा शर्मिला हो या फिर वो इन्हें ज़्यादा बासी हो, बौंसी हो या बेंसी हो कि उसके आसपास मौजूद हर एक इंसान उसके मुंह खुल जाने को लेकर घबराता हो। क्या वो इसी वजह से वेटर्स के साथ में अच्छे से पेश आता हो।
यह पेश आता है क्योंकि उसकी माँ भी एक वेटर्स थी, या फिर वो सभी वेटर्स के साथ इसीलिए बदसलूकी करता है क्योंकि एक वेटर्स ने उसका दिल दुखाया था, या फिर बस उसे ऐसा करना अच्छा लगता है। किसी किरदार के बारे में जाहिर करना है, उसी के बारे में काफ़ी कुछ उजागर रह सकता है। नंबर 4, अपनी डायलॉग तैयार करें। डायलॉग किरदार के द्वारा बोले जाने वाले शब्द पर एक छाप छोड़ते हैं, जिन्हें अक्सर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है। डायलॉग किसी भी किरदार के द्वारा बोली जाने वाली और ना बोली जाने वाली बातों के जरिए काफ़ी कुछ उजागर कर रहे हो, पर आपको कुछ ऐसे डायलॉग की तलाश करनी चाहिए जो बनावटी लगने के बजाय भी असल में लोगों के द्वारा बोले जाती हो। इन्हें असली दुनिया के लोगों के द्वारा बोला जाता है, और तो इन्हें असली लोगों के द्वारा बोला जाता है या नहीं, ये जानने के लिए अपने सारे डायलॉग को जोर जोर से पढ़ें। दो किरदार के बीच में मौजूद डायलॉग भी उनके बारे में काफ़ी कुछ उजागर कर सकते हैं। जो नहीं बोला जा रहा हो उसके ऊपर भी ध्यान दें। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक छोटा बच्चा इसी बात से दुखी है कि उसके फादर ने उसके बेसबॉल गेम मिस कर दिया है, लेकिन फिर भी जब वो दोनों अगली बार मिलते हैं तो वो गेम फिर और एक बोरे में कई बातें किए बिना वो उन्हें पूछने लगते हैं कि आपका काम कैसे हुआ। ये भी उसी के बारे में काफ़ी कुछ उजागर कर सकता है। अपने डायलॉग को बहुत ज़्यादा भी जोर देना अवॉइड करें। जैसे कि हरि ने कहा कि उन जगहों पर हरि ने व्यक्तित किया या लिखना। अब बात करते हैं नंबर 5, अपनी सेटिंग डेवलप करें। किसी भी शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग बहुत मुश्किल हो सकता है, या फिर उसका आगे होने वाले इवेंट्स के साथ बहुत कम ही लेना देना हो सकता है। अगर आपकी कहानी किसी एक बहुत ही साधारण से घर में बनी हो, जिसकी कहानी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही लेना देना नहीं हो, तो इसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन अगर किरदार की गर्लफ्रेंड किरदार की उसी घर में आ जाती है जहां वो अपनी बीवी के साथ में रहता हो, तो आपके लिए हर एक छोटी से छोटी डिटेल को शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये किरदार आप अपनी बीवी के साथ में रिश्ते को और उसकी गर्लफ्रेंड इसी के बारे में क्या सोचती है उसको उजागर कर रहे हो। आप तय करें कि आपके लिए कितनी सेटिंग ज़रूरी है और उस हिसाब से ही आप उसे डेवलप करें। फिर चाहे सेटिंग कहानी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी ना हो, या रीडर्स के कंफ्यूज मत करें और उन्हें समझ में आने दें कि यह घटना किसी जगह पर घटित हो रही है। फिर चाहे यह जगह दुनिया की किसी कोने में मौजूद एक छोटी सी झोपड़ी या एक अनजाना सा स्कूल जैसा कुछ भी क्यों ना हो। टाइम पीरियड भी सेटिंग का एक ऐसा बहुत ज़रूरी हिस्सा हो सकता है। अगर आपकी कहानी 1960 के वर्ष की हो तो अपने रीडर्स को इसी के बारे में भरपूर संकेत दें, या फिर आप ही इसी के बारे में बार बार बताया जाए, ताकि वो आधी से ज़्यादा कहानी को आज के दौर की समझकर ना पढ़ते जाए। नंबर 6, अपनी एक पॉइंट्स को आवाज़ डेवलप करें। लिखने में वॉइस एक ऐसी यूनिक रास्ता होता है जो दिखाता है कि आपके द्वारा लिखते हुए शब्द को सिर्फ आपके ही द्वारा लिखी जा सकता है। आपके शब्द को अपनी एक धुन, खनक और ताल होनी चाहिए जैसे कोई भी कॉपी ना कर सके। शुरुआत में शॉर्ट स्टोरी
राइटर्स के द्वारा उन्हीं के किसी पसंदीदा लेखक के नकल ना करने की कोशिश करना बहुत ही आम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक शॉर्ट स्टोरी राइटर को तरह बढ़ते जाएंगे, आप खुद ही अपने विचारों और आइडियाज़ की व्यक्त करते हुए यूनिक तरीके से तलाश कर लेंगे। वॉयस लेखकों के शब्द को साउंड होने के तरीके को डिस्क्राइब करता हो, ना कि किरदार के द्वारा बोले जाने वाले शब्द को, साउंड को, या शॉर्ट स्टोरी लिखा हुआ एक शब्द को। लेखक की अपनी वॉइस को पहचान बनाने में अपना या योगदान देता है। नंबर 7, शॉर्ट स्टोरीज में होने वाली गलतियां को अवॉइड करें। वैसे तो आपके लिए काफ़ी सारी गाइडलाइंस मौजूद है, लेकिन ऐसा कोई भी नियम नहीं होता है जो किसी भी शॉर्ट स्टोरी को अच्छा बनाने का दावा करता है। और ऐसा क्या है किसी भी शॉर्ट स्टोरी को बुरा बनाता है, उसी के बारे में बताता हो। फिर भी आप चाहे शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के द्वारा की जाने वाले कुछ ही कॉमन मिस्टेक्स को करने से बचते हो, अपने द्वारा एक अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिखने की संभावना को बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आपके लिए अपनी शॉर्ट स्टोरी लिखने में या आगे बढ़ने से पहले ध्यान देने लायक कुछ भी ज़रूरी बात दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जानकारियों का भंडार भरना अवॉइड करें। अपने रीडर्स को कहानी की शुरुआत में ही वो हर एक बात ना बताए जो आपको लगता है कि उन्हें मालूम होनी चाहिए। अगर आप कुछ होने के पहले ही सिर्फ अपने किरदार को एक और घटनाओं को बताने के ऊपर 3 पेज बर्बाद कर देंगे तो आपके रीडर्स बोर हो जाएंगे। ट्रिक एडिटिंग, एक चालाकी से समाप्त करने से बचे। कोई भी इंसान किसी भी कहानी की आखिर में ये जानकर खुश नहीं होगा कि अब तक जो भी हुआ वो तो सिर्फ एक ख्वाब था, या फिर इसे बस एक दूसरी नज़रिए से पेश किया जा रहा था। ओ हेनरी इसी तरह की एडिटिंग के लिए फेमस हुई थे, लेकिन अब इसे एक बकवास की तरह माना जाता है। इसे बहुत सिंपल रखें। हो सकता है कि आप एक ऐसा सोचें कि शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए एक उत्पन्न बनावटी भाषा यूज किया जाना चाहिए। अगर आप एक हाई सोसाइटी लाइफ के बारे में कोई कहानी लिख रहे हैं तो फिर यूज़ करना आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन ज़्यादातर कंटेंट के लिए इसे छोटा और सिंपल ही रखना सही माना जाता है। डायलॉग को बहुत ज़्यादा भी फैलाने से बचे। नरेशन नॉन डायलॉग को आपके रीडर्स को आपकी कहानी के बारे में बेसिक जानकारी बताने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए। डायलॉग को यूज़ किरदार के बारे में, उसी के स्ट्रगल के बारे में, उसी के रिश्ते के बारे में बताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाना चाहिए, लेकिन इस कहानी की सच्चाई के लिए नहीं यूज होना चाहिए। जैसे कि एक किरदार को ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मुझे लगा कि तुम 20 साल को और यह तुम्हारी मुंबई में दूसरा साल है, क्योंकि ये ऐसी बात है जो कहानी किरदार को पहले से ही मालूम है। कहानी के असली दावों को एकदम स्पष्ट रखता हो। किसी भी रीडर को आपकी कहानी को पढ़ते वक्त और उसे पूरा पढ़ लेने के बाद इस सवाल का जवाब देता आना चाहिए कि इस कहानी की असली मकसद क्या है। अगर कोई रीडर कहानी पूरी पढ़ लेता है और उसे अभी तक यही नहीं समझ में आता है कि असली मुद्दा क्या है, तो फिर आपकी कहानी फेल हो चुकी है। अब बात करते हैं आखिरी विधि की। विधि नंबर 4, अपनी कहानी को रिवाइज करना या दोहराना
अच्छा होता है। उसमें बात करते हैं नंबर 1 की। इसे तैयार करके एक तरफ रख दे और फिर वापस आपकी कहानी पर जाए। आपकी कहानी को एक ब्रेक दे। फिर चाहे ये एक दिन का ही बस क्यों ना हो, फिर इसे एकदम एक नए नज़रिए से पढ़े और इसे एक लेखक की बजाय एक रीडर की ओर से देखने की कोशिश करें। एक रीडर की तरह किसी वाक्य को आप गैर जरूरी या कंफ्यूज करने वाला मानते हो। ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करने में ज़रूरत पड़ती हो? कौन सी प्लॉट पॉइंट्स एकदम जानने या मानने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? अपनी खुद की बुक को एकदम नए नज़रिए से देखने की वजह से आपको आपकी कहानी में किए जाने लायक बदलाव की समझने में मदद मिल सकता है। कभी कभी आपकी द्वारा लिखी जा रही कहानी को एक बड़े डॉक्यूमेंट में प्रिंट करके भी आप उसे एक नए नज़रिए से देखने में मदद मिल सकती है। अगर आप सच में अपनी कहानी को सुधारना चाहते हो लेकिन अभी एकदम स्तब्ध हो, तो उसे कम से कम 1 या 2 महीने के लिए एक तरफ रख दें। आप खुद ही इस वक्त के दौरान अपने नज़रिए में आए बदलाव को देखकर अचंभित हो जाओगे। अपने काम को कुछ ही वक्त को लिए एक तरफ रख देना चाहिए। एक अच्छा आइडिया होता है, लेकिन इसे इतना ज़्यादा वक्त के लिए भी एक साइड ना रखें कि आपकी इस पर से ही दिलचस्प ख़त्म हो जाए। नंबर 2, फीडबैक पाए। अगर आप अपनी कहानी की दुनिया के सामने निकालने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो आपके इसे अपनी कॉलेज फ्रेंड, किसी एक राइटर, इंग्लिश, हिंदी या टीचर, या फिर आपके कुछ ही साथी राइटर्स के साथ में शेयर कर सकते हो। बस इस बात की पुष्टि कर ले आप आपकी कहानी की पूरी तैयार होने से पहले ही उसे लोगों की राय ना मांगे, नहीं तो आप लोगों की आलोचनाओं से भी परेशान हो जाओगे। अपनी ही जैसी सोच रखने वाले लोग जो गंभीरता से अच्छी राइटिंग की तरफ प्रतिबंधी हो, उनके साथ में एक राइटिंग वर्कशॉप ज्वाइन करें, ताकि आपको मन में काम की तरफ एक नया नज़रिया पाने की मदद मिलेगी। फीडबैक केवल तभी मददगार साबित होंगे जब आप इन्हें अच्छे से स्वीकार करें। अगर आपको लगता है कि अपनी दुनिया की सबसे अच्छी कहानी लिख लें, तब भी फिर आप असल में किसी की एक बात भी नहीं सुन सकेंगे। पुष्टि कर ले कि आप आपकी कहानी की सही रीडर्स को दे रहे हैं। अगर आप एक साइंस फिक्शन लिख रहे हो, लेकिन आपकी कहानी का एक ऐसे राइटर को फ्रेंड्स को पढ़ने के लिए दे रहे हो जिसने आज तक कभी भी साइंस फिक्शन नहीं लिखी है, तो आपकी बेस्ट फीडबैक नहीं मिल सकता है। नंबर 3, कई तरह की टेक्स्ट यूज करते हुए अपनी कहानी को रिवाइज करो। एक कहानी को रिवाइज करने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग तरीके मौजूद हैं, और ये सब पूरी तरह से आपके पास में ही मौजूद आपकी कहानी की फर्स्ट ड्राफ्ट पर कितना काम बाकी है के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी सारी कहानियों को सही बनाने में 10 या इससे भी ज़्यादा ड्राफ्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए अगर आपको लगे कि आपको अपनी कहानी में सब कुछ ही बदलना पड़ता है, तो आप इसे लेकर उत्साहित ना हो जाए। यहाँ पर आपके काम को रिवाइज करते वक्त ध्यान में रखने लायक कुछ ही बातें दी हुई है।
उनमें से है नज़रिया में आने वाले बदलाव को बदलने की ज़रूरत हो सकता है कि पहली बार पढ़ने पर आपको आपकी कहानी फर्स्ट पर्सन में ही सभी अच्छे लगे, लेकिन दूसरी बार पढ़ने पर शायद आपको ऐसा लगने लगे कि आपके द्वारा बताई जाने वाली कहानी के लिए थर्ड पर्सन ज़्यादा सही रहेगा। शब्द में कमी करना एक नियम के हिसाब से अपनी कहानी में से ही कुछ 250 या उससे भी कम 10 पेज के बराबर लंबी होनी चाहिए। तब तक शब्द को काम करने के बाद आप मान सकते हैं कि आपकी कहानी पूरी हो गई है। आप खुद ही आपकी कहानी में मौजूद गैर जरूरी शब्द को पाकर दंग रह जाएंगे। किसी भी कंफ्यूजन को अलग कर दे। खुद से पूछे कि अगर ये कहानी अपने खुद ने लिखी होती तो इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो आपको अच्छे से समझ आता है या नहीं। हो सकता है कि कहानी का जो कॉन्सेप्ट हो वो आपको बहुत अच्छे से मालूम हो, लेकिन आपके जो रीडर्स है वो शायद इसी की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसमें फीलिंग्स, साउंड्स वगैरह के शामिल करने की पुष्टि कर ले। फीलिंग्स किसी भी कहानी में एक जान डाल देती है। आखिर वो कहानी ही क्या जिसमें कोई फीलिंग्स ही नहीं हो। ज़रूरत हो तो और भी रिसर्च करें। अगर आप 60 के दशक के पानीपत की फीलिंग्स किसी भी कहानी में एक जान डाल देती है। ज़रूरत हो और भी रिसर्च करें। अगर आप 60 के दशक में पानीपत के एक गांव के बारे में कुछ लिखना चाह रहे हो और फिर आपको लगता है कि आपको इसी वक्त के बारे में उतना भी जानकारी नहीं है जितना कि आपको ज़रूरत है, तो फिर इस वक्त पर आपको इसी एरा के बारे में एक ठोस कहानी लिखने के हिसाब से कुछ ही बुक्स को पढ़कर रिसर्च कर लेना चाहिए। और तो और संदृढ़ रहे। जब भी आप परेशान हो जाए तब खुद को बस एक बात याद दिलाए कि कोई भी कहानी अपने पहले ड्राफ्ट में ही परफेक्ट नहीं बन जाती है, लेकिन अगर आप एक दूसरा, तीसरा या शायद चौथा ड्राफ्ट भी लिख रहे हो तो आप में एक अमेजिंग शॉर्ट स्टोरी लिखने की क्षमता आ सकता है। अब बात करते हैं कुछ ही सलाहों की। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके मुख्य किरदार को कैसे बनाना चाहते हैं उससे अवगत रहे। अगर आपको मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर किसी एक बेवकूफ़ से बचे। ऐसा कुल सेंटेंस ना दे जो बोलना उसी के स्वभाव में ही अपने किरदार को भी ठीक वैसे ही जाने जैसे कि आप खुद को जानना है। किसी दिन अपने किरदार के अंदर रहे। एडिट करते रहो, बेसिक विराम और स्पेलिंग, ग्रामर, वाक्य बहुत को चेक करें, लेकिन वो सवालों को इग्नोर मत करें कि आपके किरदार के एक्शन और रिस्पॉन्स मुमकिन हो या लायक हो कि अपने प्लॉट के लिए कोई शॉर्टकट लिया है या अपनी पॉइंट जैसे जो उसे सांसारिक या बनावट बनाता हो। अगर आप बहुत सी आसानी से दूसरे लोगों के राइट्स को प्रभावित हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मत पढ़े। सिर्फ उन्हें बुक्स के साथ जुड़े रहे जिनसे आप अवगत हो, और पढ़े कि लिखने की किसी तरह के किरदार को प्लांट की और लक्ष्य को निर्धारित किया हो। हालांकि आपको अपनी पिंजरे में भी बंद करके नहीं रखना हो। आप जहाँ भी जाए अपने साथ में हमेशा एक नोटबुक लेकर जाए ताकि आपके मन में जब भी कोई आइडिया आए तो आप उसे फ़ौरन लिख सकें। अगर आपके पास एक खाली वक्त हो तो अपनी नोटबुक
को निकालो और आपके मन में आने वाली सबसे पहली चीज़ को लिख डालो। जब लिख रहे हो तब ऐसी जगहों पर ना रुक जाए जहां आप कुछ भी ना सोच पा रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी कहानी को कभी भी ख़त्म नहीं कर पाओगे। एक ऐसी जगह पर रुके जहां आपके दिमाग में कोई प्लान आ रहा हो, एकदम फौरन या अपनी कहानी को एडिटिंग करना मत शुरू करें। ऐसे में आपके द्वारा गलतियां और खामियां देखे जाने की कम संभावना होती है। जब तक आपकी कहानी के एक नए नज़रिए से देखने लायक बन जाए तब तक इंतज़ार करें। फाइनल कॉपी तैयार करने से पहले ड्राफ्ट जरूर तैयार करें। यह आपको एडिटिंग में बहुत मदद करने वाला है। एक रोचक कहानी लिखने के लिए डायलॉग और डिटेल बहुत ज़रूरी होता है। रीडर्स को आपके किरदार के जगह पर रखकर देखें। जब एक कहानी लिख रहे हो तब मुख्य किरदार को फोकस करने की पुष्टि कर लें, लेकिन उसके फीडर्स को बारे में कहानियाँ बताने की जगह पर छोड़ दें। हर मुख्य किरदार को सामने आने के लिए टाइम की ज़रूरत होती है और उसकी फ्रेंड्स की हिस्सेदारी भी ज़रूरी होती है। अपने आप को बहुत ज़्यादा भी गंभीरता से मत ले। अपनी कहानी लिखने से पहले किरदार के नाम और किसी तरह की पर्सनालिटी को दर्शाने वाला हो, इन सब की एक लिस्ट बना ले। अब इनमें से कुछ चेतावनी दे रहे हैं। काम करते वक्त एडिट मत करें, यह आपकी लिखने की स्पीड को कम कर देता है। इसी की जगह पर बार बार ब्रेक लेते रहें। जब आपसे हो तो एडिट करें। अपनी कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए कभी किसी दूसरे की काम चोरी न करें। एक अच्छी कहानी लिखने में हमेशा वक्त लगता है, तो इसीलिए आप अपनी तरफ से धैर्य बनाए रखें। कहानी को बहुत ज़्यादा भी ना खींचे, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा भी ना खींचे। इसके लिए केवल उतना ही जानकारी दे जो उसे समझने और रुचि बनाने के हिसाब से ही हो। किसी भी चीज़ को पूरी तरह से उल्लेख करने और आप कभी भी इसे ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आपने वाक्यों की लंबाई के अलग अलग होने की पुष्टि कर ले। अपनी फैमिली के जैसे किसी जाने माने इंसान के बारे में बहुत करीब से जानकारी देना बहुत आसान होता है। या तो अपने परिवार को अपमानित करने से बचने के लिए किरदार को पर्याप्त रूप से अलग बताएं, या फिर आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहें। बार बार बहुत बड़े भारी भरकम शब्द को यूज़ न करें। ये कुछ इस तरह से अनप्रोफेशनल लगते हैं जैसे कि आपने आपके कंप्यूटर से आपके लिए इन्हीं लिखने को कह दिया है। आपको कोशिश यही करना है कि बार बार बोरिंग प्लेन शब्द को कम ही यूज करें। राइट्स ब्लॉक बहुत कॉमन होते हैं। ऑपरेशन ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मान सकते। ब्रेक्स लेते रहें, अपने मन को आराम दें। BIC बम इन चेयर को याद रखें, बस इसी पर डटे रहें। या ये सब बस BIC के बारे में ही सोचें। तो दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।